मौलिक अधिकार से इस बार भी TRE 1 TRE 2 हर एक जगह क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। और फिर आपके एग्जाम जो TRE 3 में होने वाला है, या बिहार का जो स्व क्षमता परीक्षा जो शिक्षकों का जो होने वाला है, वहां पर भी यहाँ से क्वेश्चन निश्चित रूप से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो जो स्व क्षमता परीक्षा को लेकर के कई लोग कॉल भी किए थे, तो उनको बता देता हूं मैं, कुछ जानकारी का चीज़ है। जो आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है, जो पैटर्न है आपको पता ही है, अब तो आपके न्यूज़पेपर में भी आ गया है कि जो पैटर्न होने वाला है जस्ट लाइक आपका जो आपका BPSC का पैटर्न है वो सेम टू सेम रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन बस यहाँ पे है कि आपको निगेटिव मार्किंग नहीं है, जैसे BPSC में भी निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी आपके निगेटिव मार्किंग नहीं है। जो आपका जो सिलेबस है वो जस्ट लाइक BPSC के ही तरह है। तो बिहार के जो भी लोग शिक्षक हैं, ऑलरेडी नियोजित शिक्षक हैं और स्व क्षमता परीक्षा की तैयारी करने का सोच रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि सिलेबस दोनों का सेम ही है। जो सिलेबस है अभी 30 का आपका जो है हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इसमें हिंदी के मार्क्स को भी ऐड किया जाएगा। 40 नंबर आपके GK GS है। GK GS के अंतर्गत बेसिक जो भी बिहार स्पेसिफिक जैसे क्वेश्चन BPSC पूछता है, उसी प्रकार से आपको यहाँ पर भी आपके एग्जाम में जो टीचर का एग्जाम होगा स्व क्षमता परीक्षा, वहाँ पर भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। GK GS मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस सारा कुछ आपको पढ़ना होगा, करेंट, और 8-10 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग भी रह सकता है। और 80 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के होंगे जो 1 to 5 वाले हैं। तो 1 to 5 वालों के लिए है कि अपना जो भी टोटल पढ़ के जाइए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जैसे BPSC में पढ़ के जाते हैं। बाकी जो 9-10 है तो अपना अपना सब्जेक्ट पे फोकस कीजिए, उसी तरीका से जिस प्रकार से BPSC का सिलेबस है सेम टू सेम आपके बिहार शिक्षक स्व क्षमता परीक्षा का भी होने वाला है, ठीक है। तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं तो मात्र 499 में कंप्लीट कोर्स है। चूंकि अब टाइम भी कम है, चूंकि 1 महीना भी आपको मुश्किल से टाइम नहीं मिलेगा पढ़ने का, तो ऑलरेडी जितने भी हमने आपको BPSC TRE 1 TRE 2 में पढ़ाया है वो सारे वीडियो लेक्चर, PDF, टेस्ट सीरीज सारा कुछ आपको हम कंटेंट में अवेलेबल करा के देंगे। मात्र 499 में आप जुड़ सकते हैं। चलिए, बाकी जो भी टॉपिक पढ़ाते हैं या यूट्यूब पे मेरा जो भी है वो सारा जो है आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। एग्जाम बस बदल रहा है, बाकी सिलेबस सबका एक ही है, तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी लोग हैं सारा वीडियो को कंटेंट में जाकर के अच्छे से देखते रहिए। बाकी सारा टॉपिक तो हो ही रखा है, फिर से मैं रिवीजन करवा रहा हूँ आप लोग का, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जैसे आज का टॉपिक मौलिक अधिकार है, ऐसा नहीं कि हमने पहले नहीं पढ़ा रखा है, पहले भी मौलिक अधिकार को अच्छे से समझा रखा है, लेकिन चूंकि सिलेबस वही चीज को हमको पढ़ाना है तो मैं रिपीट कर रहा हूं बार बार एक ही चीज। इसीलिए मैं बोलता हूं अगर मैं किसी दिन क्लास नहीं भी लेता हूं तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, ऑलरेडी वो टॉपिक आपके कंटेंट में पड़े हुए हैं, ठीक है। चलिए, आज का जो टॉपिक है वो है आपका मौलिक अधिकार, और मौलिक अधिकार से निश्चित रूप से हर एक कंपटीशन में यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपके एग्जाम में भी पूछे ही जाएंगे, नो डाउट, ठीक है। इसीलिए मौलिक अधिकार टॉपिक को अच्छे से समझ करके, ठीक है, उसको समझने का मेन रूप से प्रयास कीजिएगा। यहाँ के जो क्वेश्चन होते हैं ना कॉन्सेप्चुअल होते हैं। अब ऐसा BPSC कभी क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछता है कि जो आपका लूसेंट पढ़ के गए, रट के गए और सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाएगा, नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चन क्रिएट किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। इसीलिए आपको मैं विशेष रूप से कॉन्सेप्ट पे ही जोर देता हूं। बाकी ऑब्जेक्टिव के लिए PDF भी हमने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेज दिया, उससे आप अपना प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बाकी टेस्ट सीरीज में भी जाइएगा तो जो GK GS का ऑनलाइन पार्ट टेस्ट है उसमें आपके मौलिक अधिकार चैप्टर पॉलिटी में आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो निश्चित रूप से आपके लिए जो है ये महत्वपूर्ण हो जाएगा। चलिए, अब यहाँ पे आते हैं, सबसे जो महत्वपूर्ण यहाँ पे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है कि मौलिक अधिकार। अब देखिए, आपको पता होगा कि अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे का पूरक होता है। जिस प्रकार से आपके माता पिता के संपत्ति में आपका जो है क्या होता है, अधिकार होता है, आप अधिकार की बात करते हैं, तो साथ साथ कर्तव्य भी आपका कुछ होता है। तो उसी प्रकार से संविधान ने भी आपको कुछ कर्तव्य भी दिए हैं और कुछ अधिकार भी दिया है। अगर देखा जाए ये मौलिक अधिकार है, ये नैसर्गिक अधिकार है, संविधान में बस लिख करके आपको गारंटी दी है। बाकी ये अधिकार ऐसा नहीं है कि 1950 में जब संविधान लागू हुआ तो उसके बाद ही लोग जो है समानता के अधिकार, समानता तो प्रकृति ने आपको दिया है कि जितने भी व्यक्ति हैं इस धरातल पे सभी को 2 हाथ, 2 आंख, 1 नाक, जो भी शरीर का ढांचा दिया है सबको लगभग बराबर रखा है। किसी गड़बड़ी से विकृति आ गई तो वो अलग बात है, दिव्यांगजन भी हो जाते हैं, लेकिन प्रकृति ने यथासंभव प्रयास किया है कि आप सबको सेम चीज दे, ठीक है।
तो प्रकृति ने भी यहाँ पे समानता का नियम को फॉलो किया है। स्वतंत्रता का अधिकार प्रकृति ने ही आपको दिया है। जब आप जन्म लेते हैं इस धरातल पर या कोई जीव जन्म लेता है तो या तो उसको कोई व्यक्ति विशेष या आदमी ही उसको परतंत्र कर लेता है, लेकिन अगर देखा जाए अगर कोई यहाँ पे राजतंत्र या कोई शासन प्रणाली ना हो तो पूरा व्यक्ति या जो भी जीव जंतु इस धरातल पे स्वतंत्र रूप से ही पैदा होते हैं, स्वतंत्र रूप से ही जीविकोपार्जन जीवन अपना यापन करते हैं। ठीक है, तो ये सब सारे जो अधिकार हैं वास्तव में नैसर्गिक अधिकार है जो ऐसे भी आपको प्रकृति ने दिया है, लेकिन संविधान ने दे करके गारंटी दिया है कि आपकी कोई हनन नहीं करेगा। आपका जो ये अधिकार है मौलिक अधिकार, इसको कोई हनन नहीं करेगा। अगर करेगा तो उसके खिलाफ जो है मुकदमा दायर होगा और उसको सजा दी जाएगी। इस तरीका से यहाँ पे संविधान ने आपको गारंटी दिया है। बस इतना ही जानिए। मौलिक अधिकार होता क्या है, सबसे पहले उसको समझेंगे। देखिए कोई भी चीज है उसके कॉन्सेप्ट को समझिए। यहाँ पे रटने की कोई बात नहीं, अभी मैं पढ़ाऊंगा गारंटी के साथ, फिर ऑब्जेक्टिव कराऊंगा। सारे क्वेश्चन आप लोग खुद बना लीजिए, हमें बताने की या रटने की आपको आवश्यकता नहीं होगी। ये इतना आसान सा ये सब टॉपिक होता है, बस समझिएगा क्या कहना चाह रहे हैं हम। मौलिक अधिकार प्रजातंत्रीय समाज में जीवन के वो अनिवार्य अधिकार हैं जिसके अनुपस्थिति में किसी भी व्यक्ति का सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता है। यानी किसी भी व्यक्ति का जब व्यक्तित्व का विकास के लिए उसको ये अधिकार नैसर्गिक है, इसको एकदम 100% उसको मिलना चाहिए, तभी उसका विकास जो है व्यक्तित्व का विकास, उसका सर्वांगीण विकास हो पाएगा। ठीक है, जो व्यक्ति के पूर्ण मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए परम आवश्यक है। अगर किसी व्यक्ति का नैतिक विकास करना है, उसके आध्यात्मिक विकास को करना है, तो निश्चित रूप से ये सारे अधिकार महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार के माध्यम से ही ये सारे जो व्यक्ति हैं उनका मानसिक, नैतिक, आध्यात्मिक विकास संभव हो सकता है। जैसे क्या है कि आध्यात्मिक इसीलिए, जैसे यहाँ पे क्या होता है कि आप किसी भी धर्म को मानते हैं, अनुच्छेद 25 के तहत धर्म को मानने की आजादी है, तो वो क्या अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। तो उसी प्रकार से हम लोग अभी देखिए टीआरई 2 में पूछा था ना एक क्वेश्चन कि संविधान, जब मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे, कई लोग 6 मार के खुश हो गए थे। तो मूल संविधान में तो 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, आगे चल करके जो है 7वां हटाया गया था। ठीक है, तो वो सब का भी चर्चा होगा जिससे कि आप एग्जाम में कंफ्यूज ना हो। रटे रटाए क्वेश्चन से ज्यादा आपको यहां पे जरूरी है कि कॉन्सेप्ट को समझना। बात को आप लोग समझ ही रहे होंगे। चलिए अब देखिए यहां पर है, इसलिए संविधान निर्माताओं ने संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक नागरिकों के मौलिक अधिकार का उल्लेख किया है। अगर कहीं पे सबसे ज्यादा माथापच्ची संविधान सभा को हुआ तो ये मौलिक अधिकार को बनाने में ही सबसे ज्यादा जो है माथापच्ची हुआ है। उन लोगों का सबसे ज्यादा चर्चा इसी पे हुआ जब संविधान सभा संविधान का निर्माण कर रहा था। और आपको पता ही है आज 26 जनवरी है और संयोग से आज मैं आपको पॉलिटी ही पढ़ा रहा हूं। इससे पहले हमने संविधान सभा के बारे में भी बताया। आखिर 26 जनवरी को ही संविधान क्यों लागू हुआ था ये भी आप लोग को पता ही होगा, नहीं पता है तो मैं बता देता हूं कि 26 जनवरी एक ऐसा महत्वपूर्ण तिथि है भारतीय इतिहास में कि प्रथम बार, देखिए 26 नवंबर को तो संविधान बन के भी तैयार हुआ, 26 तारीख महत्वपूर्ण उसके लिए भी है। और दूसरा क्या था कि जब लाहौर अधिवेशन हुआ था तो कांग्रेस ने जो है नेक्स्ट, चूंकि 1929 में अधिवेशन हुआ था तो वहां पर 1930 का जो 26 जनवरी के तिथि को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। और संयोग से भारतीय संविधान भी जब बन के तैयार हुआ नवंबर में ही 26 नवंबर को, तो जो संविधान सभा के मेंबर थे, चूंकि कांग्रेस उस समय सब लोग कांग्रेसी ही थे मैक्सिमम, तो उन्होंने कहा जो हमने प्रथम स्वाधीनता दिवस जिस तिथि को मनाया था तो क्यों ना उसी दिन संविधान को लागू किया जाए। ठीक है, तो इसलिए जो संविधान उसी दिन लागू हुआ। और फिर गणतंत्र, आप जानते हैं कि बार बार हम चर्चा करते, गणतंत्रात्मक व्यवस्था क्या होता है कि राष्ट्र प्रमुख भी जो होगा आपका वो चुनाव के माध्यम से ही चुन के जाएगा। चाहे आपके देश में क्या है, राष्ट्रपति सर्वे सर्वा है, सर्वोपरि है, तो उनका भी क्या होता है, चुनाव होता है। भले हम लोग आप लोग नहीं देते हैं, लेकिन जो आपके एमपी एमएलए हैं वो तो वोटिंग करते हैं, यानी अप्रत्यक्ष रूप से वो भी तो चुन करके ही जा रहे हैं। तो कहने का अर्थ है कि गणतंत्र दिवस जो आज का है और 75वां गणतंत्र दिवस 26 जनवरी इस बार जो रिपब्लिक डे है 75वां है, जिसको मनाया गया बड़े ही धूमधाम से, आप लोग को भी पता होगा पूरे भारत में मनाया ही जाता है। राष्ट्रीय पर्व
खास करके अगर आप विद्यालय शिक्षक हैं तो निश्चित रूप से जो है जानते ही होंगे। चलिए, जो लोग बनने वाले हैं उनको भी पहले से ही 26 जनवरी के बारे में, 26 जो गणतंत्र दिवस है उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, एक कुशल नागरिक या कह सकते हैं योग्य नागरिक का ये कर्तव्य है कि जानकारी रखें ये सब चीज। ठीक है, चलिए, संविधान निर्माण के समय मौलिक अधिकारों की संख्या क्या थी? 7। यही क्वेश्चन आपको पूछा, कई लोग 6 मार करके, हमारे भी बहुत सारे स्टूडेंट हमसे पूछ रहे थे। हम कहे पहले जाके वीडियो देखो अच्छे से, क्या हमने हर एक जगह पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ना संविधान निर्माण के समय, तो मूल संविधान वही हुआ जब संविधान निर्माण हो रहा था उस समय। तो अधिकारों की संख्या क्या थी? 7 थी। ठीक है, उसके बाद किंतु 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो आपका 7वां अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उसको क्या किया गया कि मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। इसके पीछे रीजन था, क्योंकि संपत्ति का अधिकार देने के बाद सरकार आपकी संपत्ति जब्त नहीं कर सकती थी। मान के चलिए सड़क बनना है, फैक्ट्री लगाना है और आपकी जमीन बीच में आ जा रही है, सरकार को वहां से एनएच गुजारना है और आप जमीन देने से अर्घ, चूंकि संपत्ति का अधिकार है और मौलिक अधिकार आपको जो है देना सर्वोच्च न्यायालय का भी कर्तव्य है। ठीक है, तो उस स्थिति में अगर आप देने से मना कर देंगे तो वह योजना जो है जो आगे से चल के आ रही है वो योजना पूरा नहीं होगी। तो इसलिए इसको हटाना बहुत जरूरी था। और सबसे पहला जो आपका देखते होंगे अनुसूची 9, पहले 8वीं अनुसूची थी, तो 9वां अनुसूची में इन्हीं सब मुद्दों को यहां पर रखा गया था। ठीक है, तो सबसे पहले जो 44वां संविधान संशोधन द्वारा जो है अनुच्छेद 31 को ही मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निकाल करके इसको विधि का श्रेणी, ठीक है, यानी कानूनी रूप से आप जो है अपने अधिकार को ले सकते, यानी अगर आपकी जमीन सरकार लेती है तो उसके बदले में एवज में मुआवजा देगी, अब जो भी कोर्ट निर्णय करेगा। ठीक है, तो 300 को जो है एक प्रकार का विधिक अधिकार दे दिया गया, मौलिक अधिकार से यहां से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। तो उम्मीद करते हैं कि यहां से अगर क्वेश्चन पूछेगा, केमा संविधान संशोधन है? 44वां संविधान संशोधन। ठीक है, केमा है तो 44वां संविधान संशोधन द्वारा इसको जो है याद रखिएगा, जो आपका 7वां मौलिक अधिकार है उसको यहां से हटाया गया। ठीक है, और ये था केमा अनुच्छेद 31 के तहत यह अधिकार दिया गया था। ठीक है, अब आते हैं मौलिक अधिकार के बारे में। केमा भाग में, कौन से भाग में है, यह भी क्वेश्चन कई बार पूछेगा कि भारतीय संविधान के केमे भाग में मौलिक अधिकार का चर्चा किया गया है। तो याद रखिएगा भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक। ठीक है, और हम लोग जनरली 14 से पढ़ते हैं, चूंकि समता का अधिकार, तो 14 से बोल देते हैं, लेकिन 12 से 35 तक ये सारे मौलिक अधिकार ही हैं। ठीक है, अब कहिएगा अनुच्छेद 12 क्या है? तो इसमें राज्यों की परिभाषा दी गई है। संवैधानिक और गैर संवैधानिक जितनी भी संस्थाएं हैं, जैसे गैर संवैधानिक के रूप में LIC हो गया, बैंक हो गया, तो ये सब के बारे में भी जिक्र किया गया है। तो जो सरकारी संस्थाएं हैं या जो संवैधानिक संस्थाएं हैं या जो गैर संवैधानिक है, तो वो भी अगर सरकार का पार्ट है, हिस्सा है, तो उसको भी राज्य के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो क्या क्या राज्य का पार्ट होगा, उससे रिलेटेड जो पद हैं उससे संबंधित, तो ये सारी जानकारी अनुच्छेद 12 के तहत रखी गई है। अनुच्छेद 13 में क्या है कि न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति दे दी गई है। अगर विधानसभा या कह सकते हैं कि विधायिका अगर कोई ऐसा कानून बनाती है जो कि जनमत के लिए सही नहीं है, तो फिर से, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट उसमें सुधार कर सकती है, उसको फिर से क्या कर सकती है कि पुनर्विलोकन कर सकती है। तो अनुच्छेद 13 उससे संबंधित है। जनरली कई बार अगर हो सकता है पूछ दे, तो याद रखिएगा न्यायिक पुनर्विलोकन से अनुच्छेद 13 संबंधित है। 12 राज्यों की परिभाषा दी गई है। ठीक है, राज्य मतलब पूरे देश का ही है, मतलब एक जो राज्य है, देश को भी एक राज्य के तहत ही रखा जाता है। ठीक है, तो कौन कितना क्षेत्रफल है, कितनी आबादी है, क्या है, नहीं, उसके बारे में वहां पे चर्चा होता है। चलिए, अब यहां पे आते हैं संविधान निर्माण के समय मौलिक अधिकार हो गया। अब मुद्दा पे आते हैं कि जहां से क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, जैसे आपको मौलिक अधिकार कितने हैं तो याद हो गया होगा, वर्तमान में अभी 6 हैं, लेकिन जब संविधान निर्माण हुआ था तो उस समय 7 मौलिक अधिकार थे। ठीक है, 12-13 के बारे में हमने बता दिया। अब यहां से आपका 14 से लेकर के हम लोग 32 तक,
पढ़ेंगे जो कि वर्तमान में अभी मौलिक अधिकार हैं। तो इसके तहत आप देखिएगा तो सबसे पहले जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत एक डाटा याद रखिएगा 54242, 54242 सबको बोलते हैं, ये याद रखो 54242, ठीक है 54242। कहां से कहां तक कौन सा अधिकार है वो तो आपको पता चल जाएगा। जैसे पहला में जब हम शुरू करेंगे 14 से लेके 18 तक जाएगा, 5 होगा, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है, तो 5 हो गया, तो 5 हो गया, 14 से लेके 18 तक 5 हो गया। उसके बाद फिर 4 होगा, ये क्या है आपका समानता का अधिकार। जो 14 से 18 क्या है, समता का अधिकार या समानता का अधिकार, यानी कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान माने जाते हैं, ठीक है। दूसरा है 4 स्वतंत्रता का अधिकार, सभी व्यक्ति को क्या दिया गया है, स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है। संविधान आप सभी को क्या दिया है, स्वतंत्रता दिया है, चाहे धार्मिक रूप से हो, घूमने की आजादी हो, सभा करने की आजादी हो, इस तरह की आजादी दी गई है। तो 19 से 22 तक आपकी क्या है, स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ, तो 4 हो गया, 19, 20, 21, 22, 4 अधिकार, मौलिक अधिकार। यहां पे स्वतंत्रता में सबसे पहले आपको समानता दे दिया संविधान ने कि सभी लोग हमारे लिए बराबर हैं। उसके बाद आपको स्वतंत्रता दे दिया गया, आप घूमिए टहलिए, जो भी रोजगार करना है कीजिए, कहीं भी जा सकते हैं, जो आवागमन है कहीं भी पूरे देश में जाइए, घूमिए टहलिए। तो ये स्वतंत्रता से संबंधित, किसी भी धर्म को मानिए, ठीक है। उसके बाद जो है धार्मिक स्वतंत्रता, यहाँ पे जो है मेन रूप से अभिव्यक्ति की आजादी से जुड़ा हुआ है। उसके बाद आपका 542 में आ गया 23-24, 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार, आपका कोई शोषण नहीं कर सकता है। उसके बाद आपका 542 हो गया, फिर 4 हो गया, 25 से लेकर के 28 तक, 25, 26, 27, 28, 4 अधिकार जो हैं मौलिक अधिकार, ये धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। उसके बाद आपका सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार खास करके फिर 2 में आ जाएगा, ये भी आपके मौलिक अधिकार हैं। जो अल्पसंख्यक लोग हैं, ST SC हैं, उनसे जुड़ा हुआ ये 29-30 है, जिसमें वो अपनी संस्कृति को बचा सकते हैं, वो अपनी संस्कृति को बचाते हुए अपना शिक्षण संस्थान भी चला सकते हैं, ठीक है। जैसे मान के चले सिख समुदाय है तो वहां पे खालसा कॉलेज वगैरह खोल सकता है। जैसे इस्लाम है तो जामिया मिलिया टाइप का जो भी इस्लामिक कॉलेज है वो खुल सकता है। हिंदू का भी जैसे BHU टाइप का हो गया, ठीक। अल्पसंख्यक कोई जरूरी नहीं है कि हर एक जगह इस्लाम के लोग ही होंगे, मुस्लिम ही होंगे या सिख ही होंगे, अल्पसंख्यक हिंदू भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है क्षेत्र क्षेत्र पर, ठीक है। अब पंजाब जाइएगा तो बहुसंख्यक समुदाय वहां सिख धर्म को मानता है, तो वहां जो है हिंदू भी अल्पसंख्यक हो सकते हैं, ठीक है। जम्मू कश्मीर में चले जाइए, अगर बहुसंख्यक अगर इस्लाम को मानने वाले तो हिंदू भी वहां अल्पसंख्यक हो सकते हैं। अल्पसंख्यक का मतलब उस क्षेत्र में जिनकी संख्या कम है, ठीक है। उसके बाद आपका जो है लास्ट है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32, ठीक है। इसके तहत मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है। अगर किसी प्रकार का संशोधन करना है, ठीक है, तो मौलिक अधिकार में भी संशोधन किया जा सकता है, ये अनुच्छेद 32 के अनुसार। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऐसे संविधान संशोधन होता है अनुच्छेद 368 के तहत, लेकिन अगर मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जाएगा तो वह अनुच्छेद 32 के तहत किया जाएगा, इसको अनुच्छेद 368 के तहत नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये उम्मीद करते हैं यहां तक आपने समझा। 54242, 14 से 18 5 हो गया, फिर क्या हो जाएगा 19 से लेके 22 4 हो गया, फिर 23-24 2 हो गया, फिर 25 से 28 4 हो गया, फिर 2 हो जाएगा 29-30, और लास्ट वाला 32, 31वां संपत्ति का अधिकार तो हट ही गया मौलिक अधिकार से। 300 क में विधिक अधिकार हो गया, कानूनी अधिकार हो गया। उम्मीद करते हैं यहां तक आप लोग को समझ में अच्छे से आया होगा। सभी लोग निश्चित रूप से क्लास देखिए, कोई जरूरी नहीं है कि नोटिफिकेशन जाए तभी जुड़ना है। आप लोग जो भी लोग कोर्स बाय कर रखे हैं 8:30 से 10 के बीच में, 8:35-40 तक मैं जनरली लाइव आ जाता हूं, तो आप 8:35 तक अपना लाइव क्लास पे क्लिक करके रखिए। अपने आप जब मैं आऊंगा तो आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा। ठंड का मौसम है, 5-10 मिनट आगे पीछे हो जाता है, ठीक है। फिर मौसम जो जो ठीक होगा तो आपका टाइमली हो जाएगा 8:30 से 10, ठीक है।
तो थोड़ा ठंड का प्रकोप आप भी जान ही रहे कितना बिहार में ठंड पड़ रहा है फिलहाल। चलिए, गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी ही पड़ती है, ठंड में बहुत ज़्यादा ठंड ही पड़ रहा है। चलिए, अब आते हैं एक एक जो भी आपके जैसे 5 समानता का अधिकार है, तो अनुच्छेद 14 क्या कहता है, 15 क्या कहता है, 16 क्या कहता है, 17 क्या कहता है और 18 क्या कहता है। तो इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा इसको डिस्क्राइब करते हैं आप। तो अनुच्छेद 14 क्या बोलता है कि विधि के समक्ष सभी व्यक्ति क्या है, समान हैं। कानून के नजर में सभी व्यक्ति समान हैं। ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 15, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म या स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। किसी भी व्यक्ति को धर्म के नाम पर, उसके जाति के नाम पर, उसके लिंग के नाम पर उससे विभेद नहीं किया जाएगा, प्रतिषेध है। उसके बाद अनुच्छेद 16, सार्वजनिक पदों पर नियुक्ति में समान अवसर। अगर कोई भी सरकारी वैकेंसियां है, सार्वजनिक पद है, तो सबको बराबर अवसर, मौका दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत की बात करता है। कोई व्यक्ति छुआछूत किसी से नहीं कर सकते हैं कि हम उच्च जाति के हैं, निम्न जाति के लोग को टच कर लिए या उससे घृणा किए, गाली सूचक शब्द दिए, तो इस तरह के आप अपमान नहीं कर सकते हैं, या कह सकते हैं कि अस्पृश्यता, छुआछूत की भावना आप नहीं कर सकते। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत है। आप कोई भी उपाधि धारण नहीं कर सकते हैं जब तक कि आपको देश के तरफ से, जैसे भारत रत्न है, यह भी उपाधि है, और अपने में आप लगा लिए श्री 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 108 नहीं, और जो भी अपने मन से उपाधि होता है ना, बहुत लोग लगा लेते हैं महाराज का उपाधि, तो ये सब जो है आप नहीं लगा सकते हैं अपने मन से। ठीक है। तो उपाधियों की अंत की बात करता है। तो इस प्रकार से आपके जो है समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद है स्वतंत्रता का अधिकार, खास करके यहाँ पे अभिव्यक्ति की आजादी की बात होती है अनुच्छेद 19 के तहत। अनुच्छेद 19 में भी 1 2 3 4 5 6 करके है। तो भाषण एवं अभिव्यक्ति की आजादी, आप कहीं भी सभा में आप भाषण दे सकते हैं, बोल सकते हैं, आपको अभिव्यक्त करने की आजादी भारत में है। वो अलग बात है कि उसके प्रतिक्रिया स्वरूप आपके साथ क्या होगा, वो तो जो पावरफुल आदमी है वो अगर आप कमजोर हैं तो दबाने का तो प्रयास करेगा ही, लेकिन आपको आजादी है, संविधान ने आजादी दिया है। शांतिपूर्ण एवं निशस्त्र, यानी आप किसी भी प्रकार का सभा कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते उसमें आप हथियार नहीं ले जाएंगे, बिना हथियार के शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता है। कोई भी आप यूनियन बना सकते हैं, समुदाय या संघ का निर्माण कर सकते हैं। भारत के अंदर आवास संचरण, यानी भारत के किसी भी क्षेत्र, पहले क्या था, जम्मू कश्मीर में आप जमीन नहीं खरीद सकते थे, लेकिन अब वहां भी स्वतंत्र हो गया। तो अब आप भारत के किसी भी क्षेत्र में जाके बस सकते हैं, रह सकते हैं, घूम सकते हैं, और किसी भी प्रकार का कोई भी आजीविका, केवल इलीगल नहीं हो। अब बिहार में शराब बंद है, शराब बेचिएगा तो सरकार तो पकड़ के ले ही जाएगा ना, प्रशासन कहिएगा कि यूपी में शराब जो है फ्री बिकता है, यहां भी बेच, तो अपना अपना राज्य का अपना अपना नियम है। तो आजीविका का जो साधन है, ठीक है, तो यहां पर आपको जो है स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन यह भी ध्यान देना है कि उस राज्य के लिए कौन सा कार्य लीगल है, कौन सा इलीगल, इलीगल कार्य नहीं करना है। ठीक है। उसके बाद कोई भी, चलिए हो गया। तो ये था अनुच्छेद 19 के तहत। अनुच्छेद 20 कहता है अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अगर आप अपराधी हैं, अपराध किए हैं, फिर भी जब तक आप पे दोष सिद्ध नहीं हो जाता है तब तक आपको संरक्षण, यानी ये काम कोर्ट का है, न्यायालय का है कि आपको सजा देगी। कोई व्यक्ति आपको जो है, अगर आप कोई चोरी कर लिए, पकड़े गए या कुछ भी, तो वो अपने मन से सजा नहीं दे सकता है, उसके लिए कोर्ट में हाजिर होना होगा, और फिर जो कोर्ट आपको सजा देगी उसके हिसाब से आपको सजा मिलेगा। ठीक है। तो कोई भी क्राइम होता है, क्रिमिनल होता है, तो अभी क्या होता है, मॉब लिंचिंग का शिकार हो जाता है, क्योंकि बहुत लोग जो है कोर्ट पे भरोसा नहीं करते हैं कि लंबा जाएगा, यहीं पे काम तमाम कर देते हैं। उस स्थिति में क्या होता है कि कई बार जो है सही लोग भी जो है गलत लोगों के प्रभाव में, हो सकता है पहले से योजनाबद्ध तरीके से जो है उनको फंसा करके मॉब लिंचिंग करने का प्रयास किया जाता है। तो इस तरह के एक्टिविटी से कोई भी भारतीय नागरिक हैं, चाहे आप हो, हम हो,
इस तरह की एक्टिविटी से दूर रहिए। अगर मॉब लिंचिंग हो रहा है तो उसको उसकी सूचना प्रशासन को दे सकते हैं, ठीक है, ये सही काम है। कोई भी चोरी हुआ या कुछ भी काम हो रहा है तो उस समय जो है चोरी हो चुका है, अगर उस चोर को पकड़ के लोग मार रहे हैं या मारने का, जान से मारने का प्रयास कर रहे हैं तो ये भी गलत काम है, ठीक है। इसके लिए न्यायालय है, न्यायालय उसको सजा देगी जो भी होगा उसके हिसाब से, ठीक है। चलिए उसके बाद अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात है कि कोई भी आपको जो है प्राण नहीं हर सकता, यानी आपकी हत्या नहीं कर सकता है, आपके शरीर को कोई कैद नहीं कर सकता है, आपको कोई बंदी नहीं बना सकता है, यह स्वतंत्रता दी गई। दैहिक स्वतंत्र हैं आप, शारीरिक रूप से आप घूमिए टहलिए, कोई आपको हथकड़ी लगा के या कुछ भी लगा करके नहीं रख सकता। उसके बाद अनुच्छेद 21 को शिक्षा संबंधी अधिकार है, आपको पता होगा 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चे को 21 को के तहत शैक्षणिक शिक्षा का अधिकार दिया गया है। इसीलिए तो आपके यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि शिक्षक की बहाली होती है और पढ़ाया जाता है, ठीक है, क्योंकि उसका मौलिक अधिकार है। कॉलेजों में बहाली कहाँ आती है, आपको पता होगा कि प्रोफेसरों की बहाली बहुत कम, ना के बराबर ही आती है, क्योंकि वह मौलिक अधिकार में नहीं है। और मौलिक अधिकार में जो भी है उसको कानूनी रूप से फॉलो करना हर एक राज्य की मजबूरी है, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 22 विरोध हुआ गिरफ्तारी में संरक्षण। अगर आप जो है गिरफ्तार किए गए हैं तो उस स्थिति में आपका पुलिस प्रशासन का काम है कि उस व्यक्ति के जान को बचाना, ये नहीं कि पुलिस प्रशासन जो है उसकी हत्या कर दे या करवा दे, तो उस तरह का एक्टिविटी नहीं कर सकती। पुलिस या जो भी प्रशासन है उसका काम है कि उस समय उस व्यक्ति की सुरक्षा देना, संरक्षण करना, ठीक है। तो ये आपका अनुच्छेद 22 है। उसके बाद है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला अधिकार है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। उसमें क्या है कि बालात श्रम, यानी बच्चों से आप काम नहीं करवा सकते हैं। जो 15 साल से आयु के कम के बच्चे हैं उससे आप काम नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। 14 वर्ष से कम के आयु से, 15 प्लस कर सकता है, 14 से कम के आयु के बच्चे से आप काम नहीं करवा सकते। बालात श्रम यानी बच्चों से श्रम। उसके बाद मानवों का दुर्व्यापार, ठीक है, देह व्यापार, दुर्व्यापार, यानी मानवों, कई बार होता है ना कि जो है देह व्यापार किया जाता है, तो ये सब, या किसी महिला को पकड़ के लाया गया, किसी के हाथों बेच दिया गया, तो इस तरह की घटनाएं नहीं हो सकती, नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये प्रतिषेध है, अगर कोई व्यक्ति ऐसा करते हैं तो उनको सजा मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 24 14 वर्ष तक के आयु के जो कम बच्चे हैं उसको कारखानों में काम करने से प्रतिषेध दिया गया है। आप अनुच्छेद 24 के तहत 14 वर्ष जो बच्चे हैं, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे से आप काम नहीं करवा सकते अपने फैक्ट्री में या कहीं पर भी, ठीक है। चलिए अब आते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो आपका 5वां है। उसके तहत क्या क्या है, तो अनुच्छेद 25 क्या कहता है, अंतःकरण की स्वतंत्रता। आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसको जो है कह सकते हैं उस धर्म में जा सकते, अंतःकरण कर सकते, लेकिन बशर्ते आप प्रलोभन में जाकर के नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप प्रलोभन में किए हैं और आपके खिलाफ सबूत आ जाता है तो आपको भी सजा हो सकती है, ठीक है। क्योंकि अगर आप किसी धर्म को बदलते हैं तो केवल धर्म ही नहीं बदलता है बल्कि आपकी संस्कृति भी बदलती है। और किसी भी भूखंड का जो संस्कृति होता है वो मानवों के द्वारा अपनाया हुआ ही संस्कृति सभ्यता होती है। अगर मान के चलिए हम हिंदू हैं, अगर हम सिख धर्म को अपना लिए लोभ में आके, प्रलोभन में, तो हम क्या करेंगे कि जो हिंदू धर्म की जो संस्कृति है उसको छोड़ के फिर उस धर्म की संस्कृति को अपनाएंगे। और जब अपनाएंगे तो हम अपने जो हिंदू धर्म का इतिहास है सबसे पहले वो मिटा देंगे। तो उससे उस जगह का, उस व्यक्ति का ही केवल धार्मिक बदलाव ही नहीं होता है बल्कि आप कह सकते हैं कि उसका इतिहास भी बदल जाता है, ठीक है। आज अगर देखा जाए, सुनते हैं पाकिस्तान में जो है इतिहास की पढ़ाई नहीं होती है, इसलिए नहीं होती होगी, अगर इतिहास पढ़ाया जाएगा तो उसका इतिहास तो इंडियन इतिहास ही हो जाएगा। प्राचीन इतिहास में क्या पढ़ा है, तो वहां तो फिर वही चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट अशोक को पढ़ाना पड़ जाएगा, क्योंकि वो तो भारत का ही पार्ट था, तो वो वहां पढ़ाया ही नहीं जाता होगा, ठीक है। तो ऐसा होता है जब आप धार्मिक रूप से बदलते हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो है आपका जो है धर्म तो बदलता ही, साथ साथ आपकी संस्कृति, आपकी सभ्यता वो भी बदल जाती है, ठीक है।
एक दो दिन पहले मैं न्यूज में पढ़ रहा था कि एक इधर किशनगंज के साइड कोई गांव है जो कि पूरा जो है मिनी पंजाब हो चुका है। मिनी पंजाब कहने का अर्थ है कि वहां पे सिख धर्म के मानने वाले लोग हो गए। आखिर ऐसा कैसे हो गया? तो वही बात होता है जब कोई भी धर्म उसको उसी धर्म में रहते हुए उनको प्रताड़ित किया जाता है, सताया जाता है। वो हिंदू धर्म के ही लोग थे, लेकिन आज वर्तमान में वो सिख धर्म में चले गए। क्यों चले गए? कुछ ना कुछ उसमें अच्छाई देखा उन्होंने। एक तरफ हिंदू जो वो समुदाय था, मुसहर समुदाय था, तो एक तरफ हिंदू में ही हिंदू धर्म से जो जुड़े लोग हैं, मुसहर समुदाय से लोग नफरत के नजर से उसको देखते हैं, घृणा करते हैं, छुआछूत करते हैं। एक तरफ सिख समुदाय उसको क्या करता है कि उसको बराबर का तरजीह देता है। जो मुसहर संप्रदाय के लोग, मुसहर जाति के लोग वहां गए, पंजाब गए, वहां पर उन्होंने कुछ लोग सिख बने होंगे, फिर आए, फिर सभी लोग जो है वो पूरा गांव ही बन गया सिख धर्म। तो कहने का अर्थ है कि प्रलोभन में वो नहीं बने, उन्होंने अच्छाई देखा, सिख धर्म की अच्छाई देखी कि वहां सबको बराबर रूप से गुरुद्वारा में ले जाया जाता है, या सब तरह के जो भी है वहां पे जो है फैसिलिटी बराबर सबको दिया जाता है। जबकि हिंदू धर्म में क्या होता है? छुआछूत होता है, मंदिर में नहीं जा सकता, प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकता, यहां तक कि हमारे जो सर्वोपरि पद हैं वहां पर भी बैठे व्यक्ति मंदिर में नहीं जा सकते, ऐसा भी देखने को मिलता है। तो उसी धर्म में रहते हुए तो स्वाभाविक सी बात है, अगर आप नफरत की माहौल जब होता है तो कहीं ना कहीं लोगों को ठेस पहुंचता है और लोग धर्म को ही बदलना शुरू कर देते हैं। चलो भाई हम इस धर्म में रहेंगे ही नहीं। तो ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता होगा, इसलिए हमने बताया कि देखिए, अगर आप स्वेच्छा से चले गए, आपको अच्छाई लगा तो आप चले गए तो कोई बात नहीं है, उसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अगर आपको कोई प्रलोभन दे दिया, 2-4 लाख रुपया दे दिया और कहा क्रिश्चियन बन जाओ, और आप बन जाते हैं और आपके खिलाफ सबूत अगर कोई लग गया, एकत्रित हो गया, तो आप जाएंगे, जेल जाएंगे। ठीक है, तो ये सब भी है। तो एक तरफ आपको धार्मिक समुदाय अपनाने यहाँ पे अंतःकरण की स्वतंत्रता है, लेकिन वही है, ध्यान देने वाली बात यह है कि आप प्रलोभन में आके तो नहीं कर रहे। अनुच्छेद 26, धार्मिक समुदायों को अपने अपने मामलों का प्रबंध करना है। सभी धार्मिक जो भी समुदाय है वो अपने अपने मामला को देखेंगे। अनुच्छेद 27, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करो या समुदाय के बारे में स्वतंत्रता। अगर कोई धर्म, किसी धर्म में जुड़े लोग आपस में टैक्स जमा करते हैं, कर देते हैं आपस धार्मिक विकास के लिए, तो इसको सरकार से इसको कोई लेना देना नहीं है, सरकार उसको प्रतिरोध नहीं करती है। आप देखेंगे सिख धर्म के लोग जो होते हैं वो अपने इनकम का 10% तक गुरुद्वारा को देते हैं, और वही जो परसेंट देते हैं उसी से आपका जैसे बड़ा बड़ा जैसे अमृतसर में गोल्डन टेम्पल है, तो वहाँ पे डेली कम से कम मुझे लगता है कि 50,000 लोग भोजन करते होंगे। तो उस स्थिति में वो जो फंड देते हैं सभी लोग अपने इनकम का, तो वही पैसे से जो है वहाँ पे लंगर की व्यवस्था होती है। तो उस संप्रदाय के लोगों में वो नियम है कि आप अपना जो है स्वतंत्रता दी गई है, मन है तो आप दीजिए, धार्मिक रूप से सरकार आपको प्रतिरोध नहीं करेगी। अनुच्छेद 28, शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। यानी मान के चलिए, अगर मान के चलिए आपका कोई हिंदू विद्यालय है, जैसे BHU है, अगर वहाँ पे कोई पूजा पाठ की जो है फंक्शन किया गया, तो कोई जरूरी नहीं है कि अल्पसंख्यक लोग या मुस्लिम लोग हैं या सिख लोग वहाँ पे जाके बैठे ही या प्रार्थना करें ही, उनकी इच्छा है, मन होगा तो करेंगे, मन नहीं होगा तो नहीं भी करेंगे, तो आप उसको जबरदस्ती नहीं करवा सकते। उसके बाद सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार है, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार है। ठीक है, ये आपका 29 और 30 है। संस्कृति आप ही जान ही रहे, धार्मिक पहलू को जब जोड़ देते हैं सभ्यता में ही तो वो संस्कृति बन जाता है। तो अपने अपने धर्म के जो लोग हैं उनकी अपनी अपनी संस्कृति होती है, तो आप उसको बचा सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखते होंगे कि इस्लाम धर्म के लोग खास करके मदरसा में जो उनकी संस्कृति है उसके तहत पढ़ाया जाता है। हिंदू धर्म का BHU जैसे हो जाता है, या फिर वैदिक जो भी कॉलेज, वैदिक स्कूल वगैरह है वहाँ पे जो है हिंदू संस्कृति से जुड़ा हुआ है। सिख से जैसे खालसा कॉलेज वगैरह होता है। तो यहाँ पे अपने हित या अपने जो संस्कृति है उसको बचाने के लिए वो अपना शैक्षणिक गतिविधि के माध्यम से कर सकते हैं, ये उनको आज़ादी दी गई है। तो अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की संरक्षण है। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षण संस्थाएं, जैसे खालसा कॉलेज हो गया, जामिया मिलिया इस्लामिया हो गया,
या हिंदू का बीएचयू हो गया, तो इस तरह की संस्थाएं वो अपना प्रबंधन कर सकता है कोई भी सांस्कृतिक रूप से। तो ये सब आपके सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार है। अब सबसे अंतिम जो है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार को भीमराव अंबेडकर, जो कि संविधान निर्माता हैं, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उन्होंने इसी को जो है संविधान की आत्मा बोला है। किसको? तो अनुच्छेद 32 को, चूंकि यह मौलिक अधिकारों में भी संशोधन कर सकता है। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार, इसका तात्पर्य यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट है वो अनुच्छेद 226 के तहत, अनुच्छेद 226 के तहत उसमें संशोधन कर सकती है। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग को यहां तक समझ में अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, किन्हीं को यहां तक बताइए, किन्हीं को कोई दिक्कत भी है? आगे बढ़ेंगे। चलिए, कोई दिक्कत नहीं होता होगा, मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझ जाते होंगे, क्योंकि मैं बिल्कुल आपको बेसिक तरीका से समझाने का प्रयास करता हूं, जो मेरा कह सकते हैं स्टाइल है पढ़ाने का। बाकी ऑब्जेक्टिव मैं कम पढ़ाता हूं, उसके लिए मैं सेट दे दिया हूं, आप ऑनलाइन टेस्ट भी जो है ऐप से कर सकते हैं। बाकी पीडीएफ भी दे दिया हूं अभी ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, तो वहां से भी बना के मिला लीजिएगा आंसर। वो तो आसान काम है, पढ़ा हुआ है तो क्वेश्चन ऑप्शन में तो खोज ही लीजिएगा। ठीक है, चलिए चलिए हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत मौलिक अधिकारों में संशोधन करता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अनुच्छेद 32 के तहत। अब इस हेतु 5 रीट या निर्देश जारी कर सकते हैं। रीट मतलब होता है आदेश देना। ठीक है, अब पहला है जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, अब देखिए ये क्या होता है, जैसे कोई क्राइम हुआ, आप पे एफआईआर दर्ज हो गया, पुलिस आई आपको पकड़ के लेके चली गई, आपके घर में किसी को लेके चली गई, परेशान है, पुलिस उसको जो है बंदी बना के रखे हुई है, तो उस स्थिति में आप न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं और फिर वहां पर या वकील से मिल सकते हैं। तो वकील आपके लिए क्या करेगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण का जो नोटिस है वो लेकर के आपके साथ जो है पुलिस थाना या जहां जाएगा, और फिर जो है बंदी किस कारण से वहां पे बंदी बनाया गया है तो कोर्ट में ले जाकर के उसकी वहां पे गवाही होगी, और फिर अगर लगेगा कि इसको तत्काल में बंद किया जाए तो बंद होगा। अगर लगेगा कि अभी यह मामला इसको बंद करने की नहीं है जेल, तो वो उसको उस समय स्वतंत्र कर दिया जाएगा और उस पर मुकदमा जो है अपना चलता रहेगा, जो भी निर्णय आएगा उसके हिसाब से। फिर अगर निर्णय आ गया कि यह गलत साबित हो गया तो उस स्थिति में उसको बंदी बनाया जाता है। तो यानी यहां पे बंदी प्रत्यक्षीकरण एक प्रकार से कह सकते हैं कि कोर्ट के द्वारा बंदियों को उसके सामने में पेश करने का एक प्रकार से नोटिस कह सकते हैं, जो कि खास करके पुलिस थाना में कोर्ट के माध्यम से उसको दिया जाता है कि उस बंदी को लेकर के आइए। ठीक है, अगर उसका परिवार वाला एक्टिव है, अगर वो चाहता है कि वह जेल में ना रहे, तो उस स्थिति में वो जल्द से जल्द यह व्यवस्था करता है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण का नोटिस जो है पुलिस तक पहुंचे। ठीक है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण वो हो गया। दूसरा है आपका परम आदेश। ठीक है, ये आदेश है एक प्रकार से, अगर मान के चलिए मेरा काम है कुछ भी कि टीचर है तो जो है परीक्षा का संचालन सही तरीके से करना है, और हम अपने काम में लापरवाह हैं और यह बात कोर्ट तक पहुंच गई कि ये सही ढंग से काम नहीं करते हैं, तो उस स्थिति में आपके लिए कोर्ट क्या करेगा, परम आदेश देगा कि आप इस काम को कीजिए, आप इस काम के लिए प्रतिनियुक्त हैं, अगर आप नहीं करते हैं तो आप पे कार्रवाई होगी। तो इस तरीका का परम आदेश जो है कोर्ट, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, वो आपको दे सकता है। अगर आप अधिकारी, खास करके अधिकारी लोगों को या कोई कार्यपालिका विधायिका है जुड़ा हुआ है तो वहां पे उसको उनको दिया जाता है। उसके बाद है प्रतिषेध। ठीक है,
प्रतिषेध खास करके उच्च न्यायालय जो है, उच्चतम न्यायालय जो है, वो अपने अधीनस्थ न्यायालय को या हाई कोर्ट जो जिला न्यायालय उसको देता है। अगर वह अपने क्षेत्र से बाहर जाके कोई निर्णय दे देता है, उसके क्षेत्र में नहीं है, जिला न्यायालय के क्षेत्र में वो निर्णय लेना नहीं है, और वो उसमें जाकर के दे देगा, तो उस समय प्रतिषेध के माध्यम से उसको रोका जाता है कि आप दूसरे अधिकार क्षेत्र में जाके निर्णय नहीं दे सकते, आप अपने अधिकार क्षेत्र में ही निर्णय दे सकते। इस प्रकार से है। दूसरा है तत्काल उसमें रोक लगा दिया जाता है। अगर मान के चलिए वो निर्णय दे रहा है, काम चल रहा है, तो प्रतिषेध और उत्प्रेषण, ठीक है। अगर वह निर्णय दे चुका है, वह निर्णय जो है, मान के चलिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का बात है, अगर हाई कोर्ट ने निर्णय दे दिया, ठीक है, तो उत्प्रेषण के माध्यम से उसके निर्णय को खारिज किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट जो है उसको खारिज करेगी कि आज के तिथि में यह जो है निर्णय जो है हाई कोर्ट का जो दिया गया है उसको जो है वहां से खारिज कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों जो है उच्च न्यायालय को, अपने अधीनस्थ न्यायालय को एक प्रकार से नोटिस देने वाला जो काम है वो प्रतिषेध और उत्प्रेषण के तहत किया जाता है, ठीक है। अब है अधिकार परीक्षा, यानी आपके क्या अधिकार। अगर कोई अधिकारी वर्ग है वो अपने अधिकार से बाहर का निर्णय ले लेता है, तो यहां पर उससे पूछा जाता है कि आपके क्या अधिकार हैं, आप किस अधिकार के तहत यह निर्णय लिए हैं। तो अधिकार परीक्षा भी एक प्रकार से कह सकते हैं रीट ही है, ठीक है। और खास करके इसके खिलाफ जो है अगर कोई लेता है तो वहां पर जो है PIL भी दर्ज होता है, ठीक है। तो ये सब आपको कई बार एग्जाम में पूछ देता है रीट से संबंधित, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये समझ गए होंगे रीट क्या होता है। ठीक है। तो अधिकार परीक्षा के तहत ही जैसे PIL हो गया, लोक हितवादी जो याचिकाएं होती है जनता के हित के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट में दायर किया जा सकता है, ठीक है। अगर कोई गलत डिसीजन ले लिया, जैसे अभी मान के चलिए एक मामला चल रहा है, ठंड में स्कूल बंद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सभी अपने अपने अधिकार की बात कर रहे हैं, ठीक है। जनता के अधिकार की बात कोई नहीं यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। अगर वह स्थिति है तो वहाँ पे सबसे जरूरी है जान बचाना। तो उस स्थिति में अगर गलत तरह के निर्णय लिए जा रहे हैं अधिकारी तंत्र के माध्यम से, तो उस समय जनता भी जाकर के PIL दर्ज कर सकती है कि हम लोगों के साथ गलत हो रहा है, ठीक है। न्यायिक सक्रियता यहां से जो है एक्टिव हो जाएगा, यानी न्यायालय हस्तक्षेप करना शुरू कर देगी, ठीक है। कई मामले होते हैं जिसमें न्यायालय न्यायिक सक्रियता दिखाती है, हस्तक्षेप करती है उस मामले को, अगर कानून बन भी गया तो उसको निरस्त करवा देती है, कर देती है। तो यहाँ पे न्यायिक सक्रियता, ठीक है, और PIL लोक हितवादी जो याचिका होता है, जो दायर करेगा कुछ समूह के लोग 10-5, लेकिन वो फायदा सबके लिए होगा, ठीक है। तो इस तरीका का अधिकार परीक्षा के तहत ही होता है। तो इस प्रकार से रीट होते हैं टोटल 5 प्रकार के, 1 2 3 4 5। कितने प्रकार के रीट हैं? 5 प्रकार के, ठीक है। तो यहां से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग जो है बना ही लीजिएगा। अब आते हैं विशेषता के बारे में, देखेंगे कि क्या क्या विशेषताएं हैं, मौलिक अधिकार की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो अच्छे से यहाँ पे आपको लिख करके समझाया गया है। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे सर्वाधिक विवादास्पद, डॉक्टर अंबेडकर ने इसे सर्वाधिक विवादास्पद एवं आलोचित भाग बताया है। आलोचना भी होता है इसका। कैसे? एक तरफ आपको स्वतंत्रता का अधिकार दे दिया गया, याद कीजिए कोरोना, उस समय आपको क्या कहा जाता था, घर में रहो, बाहर निकला तो क्या होता था आप जान ही रहे, रोड पर सीन आप देखते ही होंगे किस प्रकार से लोगों को घर के अंदर घुसाया गया था। तो उस समय आपकी स्वतंत्रता का अधिकार कहां गया था? नहीं। तो याद रखिए जितने भी मौलिक अधिकार हैं केवल 20-21 को छोड़ करके बाकी सारे अधिकार आपसे विलोपित किए जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, या धारा के तहत, CRPC की धारा के तहत आपके सारे अधिकार छीने भी जा सकते हैं, ठीक है। तो वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो इसीलिए आलोचना भी होते रहती है इस अधिकार को लेकर के, ठीक है। संविधान सभा ने इसके विचार पर 38 दिन लगाए थे, हमने बताया ना, संविधान सभा ने सबसे ज्यादा इसी पे समय लगाया था, और अंत में इसको 7 श्रेणियों में बांटा था।
स्वरूप और क्षेत्र विस्तृत और व्यापक ये असीमित नहीं होते, ठीक है, ये आपके पास असीमित नहीं, एक निश्चित अधिकार है। सामाजिक हित, लोक व्यवस्था एवं सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में इन पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, ठीक है। जब जब मौका मिलता है तो आपका बोलने की आज़ादी, समानता का अधिकार, अब कहिएगा जैसे समानता का अधिकार, तो उसमें कई लोग बोलेंगे जब समान है, सबको समान मौका दिया जाता है, फिर आरक्षण क्यों दिया गया, फिर विकलांगों को स्पेशल श्रेणी में क्यों रखा जाता है, या जो दलित वर्ग है उसको विशेष छूट क्यों दिया जाता है, ठीक है। तो उसका भी सब में जो है कुछ ना कुछ जो है आलोचना होते ही रहती है संविधान का हर एक पार्ट में, ठीक है। यहाँ जितने भी मौलिक अधिकार हैं सबको जो है एक तरफ दिया गया है, दूसरे हाथ से लिया भी गया है तरीका से, ठीक है। न्यायालय में न्याय योग्य होते हैं, उल्लंघन में अनुच्छेद 32 का उपयोग, ठीक है। तो इसकी विशेषता क्या है, यह न्यायालय में न्याय योग्य है। मौलिक अधिकार क्या होता है, न्याय योग्य है, और अगर उल्लंघन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत उसमें सुधार भी किया जा सकता है। तो ये सब विशेषताएं हैं। अनुच्छेद 20-21 को छोड़ करके सारे अधिकार राष्ट्रपति के आदेश पर निलंबित किए जा सकते हैं। एक प्रकार से कह सकते हैं कि एक तरफ आपको संविधान ने मौलिक अधिकार दिया, उसी तरफ से दूसरे तरफ से क्या हो रहा है कि केवल 20 और 21 ही आपका मेन रूप से है, बाकी अगर राष्ट्रपति चाहे तो वो रिटर्न ले सकता है, ठीक है। ये अधिकार केंद्र और राज्य की शक्तियों पर भी सीमाएं लगाता है, व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करता है, जो आपके अधिकार हैं उसको देता है, आपको दिलाता है, तो ये भी विशेषता है। स्वरूप नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार से है यहाँ पर। अब देखिए बहुत सारे जो मौलिक अधिकार हैं वो विदेशी नागरिकों को भी भारत में दे दिया जाता है, केवल भारत के ही नहीं, अगर कोई विदेशी नागरिक यहाँ रहते उसको भी अनुच्छेद 14, 20, 21, 23, 25, ठीक है। देखिए 14, 20 याद रखिएगा, 21 उसके बाद 2 बढ़ाइएगा, 14, 20, 21, 23, 25, ठीक है, 27 2 बढ़ाइएगा। ये सारे जो मौलिक, कई बार पूछेगा कि इनमें से कौन से मौलिक अधिकार विदेशी नागरिक को नहीं दिए जाते हैं, उसमें दे देगा अनुच्छेद 15 और दे देगा 14, 20, 21। तो उस स्थिति में आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 15, जो कि विदेशी नागरिक को नहीं दिए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीका से बीपीएससी या अन्य जो भी अच्छा एग्जाम है वो कंडक्ट जब क्वेश्चन बनाती है तो इस तरीका से क्रिएट करी, कौन से अधिकार विदेशी नागरिक को नहीं दिया जाएगा, और आप पढ़ के गए कौन कौन अधिकार विदेशी नागरिक को दिए जाते हैं मौलिक अधिकार में से। तो 14, 20, 21, 23, 25, 27 ऐसे ही याद है, 14, 20 कीजिए बस, उसके बाद 21, उसके बाद 2 बढ़ा दीजिए। इस तरीका से दिमाग को थोड़ा सा शांत करके सोच करके एग्जाम के जो भी है तैयारी कर रहे हैं तो ये सब सोचते रहिए कि कैसे वो आपके एग्जाम तक जाए। जो भी चीज़ पढ़ते हैं ना तो उसको दिमाग में रिकॉल कीजिए। जैसे मान के चलिए अभी हमने आपको पढ़ा दिया 1 घंटा, उसके बाद आप आधा घंटा क्या सोचिए अपने मन में कि आज सर ने क्या क्या सिखाया, आखिर मौलिक अधिकार क्या है, कितने भाग में था, कहाँ से कहाँ तक था, कितने मौलिक अधिकार थे जब संविधान बना था, उसके बाद जो जो जैसे जैसे बताया है वो तो आपके दिमाग में होगा ही, तो उसको रिकॉल कीजिए, ठीक है। अगर नहीं रिकॉल हुआ तो फिर से वीडियो देख लीजिए, पूरा रिकॉल हो जाएगा, याद हो जाएगा, फिर कभी नहीं भूलिएगा, ठीक है। एक तरीका होता है कंपटीशन निकालने का। इसमें संशोधन किया जा सकता है, इसका प्रभाव सरकारी एवं गैर सरकारी दोनों संस्थाओं एवं व्यक्तियों पर भी होता है, ठीक है। महत्व के बारे में, ठीक है, लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करता है, ये व्यक्ति और भौतिक नैतिक सुरक्षा के लिए आवश्यक स्थिति उत्पन्न करता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का रक्षक होता है, देश में कानून के शासन को स्थापित करता है, अल्पसंख्यकों एवं समाज के कमजोर वर्ग हैं उसके हितों की रक्षा करता है, व्यक्तिगत सम्मान बनाए रखने को सुनिश्चित करता है, राजनीतिक एवं प्रशासनिक प्रणाली में भाग लेने का अवसर प्रदान करता है। तो इस प्रकार से जो है मौलिक अधिकार जो है वो आपको बहुत सारा चीज देता है। आलोचना भी कई पॉइंट पे किया गया है, लेकिन आपको आलोचना पे विशेष ध्यान नहीं देना, यहां से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो मेन रूप से जो है आप विशेषता, मौलिक अधिकार कहां से कहां तक है, क्या क्या है, उसके बारे में अच्छे से उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। बाकी आलोचना जो है वो बीपीएससी मेंस का टॉपिक हो जाता है, पूछ देता है कि एक तरफ जो है संविधान ने मौलिक अधिकार दिए, दूसरे तरफ ले लिए हैं, तो इसको आप क्या कीजिए, व्याख्या कीजिए।
तो उस समय आलोचना पॉजिटिव निगेटिव लिखना होता है, तो उस तरीका से उसको हमने नोट्स उसी तरीका से बनाए कि हर एक चीज आपको क्लियर हो जाए। तो प्री के लिए भी और मेंस भी जो लोग प्रशासनिक सेवा में जुड़ते हैं पढ़ाई करते हैं तो उनके लिए है ये। तो इसलिए जो आपके लिए जरूरी है, ये नहीं है कि मैं आपको विद्वान बना रहा हूं या कुछ भी, आपके लिए जो जरूरी चीज है बस मैं उतना ही पढ़ाता हूं। आपको पता भी होगा कि उतना ही चीज मैं पढ़ाता हूं जो आपको जरूरी है, भले आपको अच्छा लगे खराब लगे, वो आपको एग्जामिनेशन हॉल में दिखाई देता है, ठीक है। बाकी अभी तो पढ़ा रहा हूं, जो भी लोग नए जुड़े हैं वो जब एग्जाम में बैठेंगे क्वेश्चन सामने आएगा तो आप ये एहसास जरूर करेंगे कि हमने आपको क्या पढ़ाया, ठीक है। अब हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव सेशन जो है यहां से करेंगे, और ऑब्जेक्टिव सेशन जो है लाइव क्लासेस जो जुड़े हुए हैं वो जुड़े रहेंगे। तो डिजिटल बोर्ड के माध्यम से नहीं बल्कि उसको ऑन द स्क्रीन मैं करवाऊंगा, तो आप लोग कंटिन्यू बने रहिए। जो भी क्वेश्चन है आप लोग खुद आंसर बताइएगा क्या क्या आंसर होगा, ठीक है। चलिए